अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान जुल्फिकार के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच और बड़े अच्छे स्टार्ट था पाकिस्तान के पास बॉलिंग में, लेकिन भी साउथ अफ्रीका का शानदार कमबैक और फिर पाकिस्तान को जनाब मिला 274 रन का हदफ। और इस वक्त अगर हम देखें तो बाबर आजम इमामुल हक की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है और हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का स्लाइड एज है। और 274 रन का हदफ यकीनी तौर पर आसान नहीं होता, बट जिस तरह का स्टार्ट पाकिस्तान को मिला, फ़खर आउट हुए, लेकिन उसके बाबर और इमाम, स्पेशली बाबर कप्तान की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। इस पूरे मैच पे आज बात करेंगे। पाकिस्तान ने आज दानिश अजीज़ को डेब्यू भी कराया है। पाकिस्तान के 11 पे बात कर सकते हैं। छठा मैच है सिर्फ 2019 वर्ल्ड कप के बाद कि पाकिस्तान ओडीआई मैच खेल रहा है, यानी कि कम पाकिस्तान समेत दुनिया भर की टीमों को ओडीआई मैचेस मिल रहे हैं, क्योंकि इस साल भी अगले साल वर्ल्ड T20 है। साउथ अफ्रीका के पास देखा जाए तो फुल स्ट्रेंथ है, लेकिन सिर्फ 2 मैचेस तक के लिए। उसके बाद इनके तमाम प्लेयर IPL में चले जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान मैं समझता हूँ 2 में से 1 मैच भी जीत जाता है तो डैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि उसके बाद फिर ऑब्वियसली 5 की प्लेयर जाने की वजह से कोई भी टीम इंटरनेशनली जो है वो काफ़ी समझ ले सेकंड स्ट्रिंग हो जाती है, थोड़ा वीकर हो जाती है। तो पाकिस्तान इसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर यासिर अरफात हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लैंड से। उनके साथ इस मैच पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो जनाब जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स पे तो ज़रूर बात करेंगे, काफ़ी इस पर अप्स एंड डाउन रहे, लेकिन इस वक्त पोजीशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। 105 रन पे 1 आउट है, 22.1 ओवर। बाबर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं 50 पे, इमाम उनका अच्छा साथ दे रहे हैं 40 रन पे। तो यासिर, पॉजिटिव नोट पे पहले शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन है 105 फॉर 1 इन चेज ऑफ 275 इज नॉट एक्चुअली बैड, बल्कि अच्छी खासी प्रॉमिसिंग किस्म की पोजीशन है। लेकिन हमेशा खतरा जरूर रहता है कि पाकिस्तान जब चेज में हो और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं ट्विस्ट आता है। तो आई थिंक दिस पार्टनरशिप इज सो क्रूशियल। देखिए, बात करने से पहले मैं सबसे पहले दानिश अजीज जिनका डेब्यू है उनको मुबारकबाद दूंगा, और मेरी ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा लंबी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलें, क्योंकि वो अपकमिंग प्लेयर्स में जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर उनमें बेहतरीन प्लेयर हैं। और मैच विनिंग 50 ओवर की अगर आप बात की जाए वाइट बॉल की तो बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो। अच्छा, आज के बाद मैच की अगर बात करें तो ओवरऑल हर चीज़ पाकिस्तान की फेवर में जा रही है। जिस तरह की टीम सिलेक्शन पाकिस्तान ने, बड़ी अच्छी टीम सिलेक्शन की है उन्होंने इस मैच के लिए। और उसके बाद जब टॉस पाकिस्तान ने जीता, वो भी लकी रहा कि उन्होंने इस सेंचुरियन की पिच पे बॉलिंग की और उसका फायदा उठाया, क्योंकि जो स्टैट्स बताते हैं यहाँ पे जो 53 मैचेस हुए हैं पास्ट में, उसमें से वो टीम पहले जिन्होंने पहले बॉलिंग की है वो 30 दफा वो जीती है। तो ये पाकिस्तान के लिए हर चीज अच्छी जा रही है। अगर आप बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में भी अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान का हुआ। तो थोड़ा सा ये है कि वेंडर डूसन की परफॉर्मेंस जो उनकी पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर कर सके। ओवरऑल अगर आप देखें बैटिंग में भी बड़ा अच्छा पाकिस्तान का जो दिन एज अ होल अगर आप देखें, बड़ा अच्छा डे जा रहा है क्रिकेट के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत अच्छा था, फिर एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ, मुश्किल कैच था स्लिप में, लेकिन अच्छे प्लेयर इसी तरह के चांसेस का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। बट स्टिल 273 जो किया, ऑब्वियसली इस मॉडर्न एरा में ये कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त की जो पाकिस्तान की पोजीशन है, अल्लाह करे कि ये पार्टनरशिप थोड़ी लंबी चले। बाबर और इमाम में से शायद किसी एक को बड़ी इनिंग यहाँ खेलनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान लुक्स गुड एट द मोमेंट। और यासिर ने भी बात की पहली इनिंग्स की, तो अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका की जब बैटिंग आई तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की शाहीन ने और हसनैन ने शुरू में, फिर उसके बाद वेंडर डूसन की बहुत अच्छी बैटिंग। इस पूरी इनिंग्स का हवाला देखिए इस रिपोर्ट में। तो यासिर, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान ने कंडीशंस का भी फ़ायदा उठाया और फिर बॉलिंग बहुत अच्छी की। अगर आप देखें तो शाहीन का बहुत अच्छा पर्पल पैच है, तीनों फॉर्मेट के अंदर बहुत अच्छी वो बॉलिंग कर रहे हैं। सो पहले बॉलिंग पर अगर हम बात करें यासिर, तो 55 पे 4 आउट करना, इट मीन्स के हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा था। और थोड़ा सा हमने चीज़ और नोट की यासिर, आप इसमें हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि पिच में आपको लगता है कुछ ऐसी ख़ास बात थी कि 2 दफ़ा उनके प्लेयर ने शॉट खेली, जैसे चेक शॉट नहीं होता कि प्रॉपर नहीं खेल सका, कोई इसमें एक वेरिएशन वाली बात है, पिच में कोई डबल पेस था, या समझते हैं कि एक रॉन्ग शॉट सिलेक्शन रही? मेरे ख्याल से देखें, पिच ने तो कुछ ऐसा बिहेव अनइवन नहीं किया, क्योंकि दोनों जो ओपनर थे उन्होंने 20-20 रन किए और अच्छा स्टार्ट लिया। बवूमा जल्दी आउट हो गए, मगर जो ओपनर से आप उनकी बात करें तो उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट लिया। मगर यह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की अर्ली ऑन, और वो जो टॉस जीतने का फायदा जो आप देखें ना, नॉर्मली आजकल डे एंड नाइट मैचेस होते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल होता है दिन में बॉलिंग करना, मगर अर्ली ऑन जब आप फ्रेश पिच होती है, अर्ली मॉर्निंग जब बॉलिंग करते हैं तो आपको उसका फायदा होता है। तो उसका पूरा फायदा एक्सप्लॉइट किया कंडीशंस को, और पिच की जो थोड़ी बहुत हेल्प थी वो ली। और बाद में मैंने कमेंटेटर्स से देखा भी, सुना भी, उन्होंने यही कहा कि एज द गेम्स गोज, कि जब मैच चलता है आगे तो उसमें पिच जो होता है फ्लैट होती जाती है। और वो हमने इस सेकंड इनिंग में देखा कि हमारे प्लेयर जिस तरह एक टेम्परामेंट से पार्टनरशिप
ऑल्दो 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इनकी इमाम की और बाबर की। बाबर माशाल्लाह नजर ना लगे अपनी जो एक न्यूजीलैंड के बाद थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना यासिर की थोड़ी सी अगर हम बात करें उनके अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से साउथ अफ्रीका सीरीज में कमबैक भी कर रहे थे। एज अ कैप्टन तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की उनके अंडर, बट बैटिंग में थोड़ी सी हमें लग रहा था कि उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से बेहतर खेल सकते हैं। बट आज माशाल्लाह जैसा उनको स्टार्ट मिल गया है ये पूरी सीरीज के लिए बड़ा नेक शगुन है बाबर के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, बिकॉज वी नीड इन फॉर्म बाबर आजम। जी बिल्कुल, बाबर का तो हम सबको पता है कि कितने अच्छे वो प्लेयर है, कितने क्वालिटी के प्लेयर हैं वो जब खेलते हैं तो। बल्कि शुरू में अगर आपने देखा होगा कि 90 माइल से नोकिया बॉलिंग कर रहे थे तो कितने आराम से वो उनको बाउंड्री की तरफ बॉल को भिजवा रहे थे और वो चौके लगा रहे थे। तो बाबर की तो अपनी क्लास है, मगर इमाम की मैं एक चीज यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, इस पे ख्वाह इतना क्रिटिसिज्म हुआ इमाम की सिलेक्शन पे। अगर आप उनके स्टैट्स देखें उनकी 54 की वनडे की एवरेज है। तो हमें जिस तरह मोहम्मद वसीम ने जब सेलेक्टर बने तो उन्होंने इन प्लेयर्स को बड़ी अच्छी चीज उन्होंने की कि ये जो वनडे के प्लेयर हैं, ये T20 के प्लेयर और टेस्ट प्लेयर सबको अलग-अलग कर रहे हैं, उनको इस हिसाब से उनकी सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इमाम की वनडे में ऑब्वियसली जगह बनती है, हम लोगों को उन पे क्रिटिसाइज ख्वाम नहीं करना चाहिए। तो देखिए आप कितना अच्छा वो खेल रहे हैं, तो वनडे में तो उनकी डेफिनेटली बहरहाल उनकी जगह बनती है। 7 सेंचुरियां हैं जिस प्लेयर की 34 मैचों में, 7 ही निस सेंचुरियां हो, 82 का उनका स्ट्राइक रेट हो। अब मुझे तो समझ नहीं आती इस क्रिटिसिज्म की। यासिर आपके ख्याल में क्या इमाम, मुझे लगता है लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया है, रिकॉर्ड से चेक नहीं किया हुआ जो लोग उनके बारे में बात करते हैं। ये रिकॉर्ड तो वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड है। देखिए शुरू में जब उनकी सिलेक्शन हुई तो उनको ऑब्वियसली ये मानने वाली बात है, आप भी मानेंगे मैं भी मानता हूं कि थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो गया। कई लड़के ऐसे थे जो डिजर्विंग थे, टीम में जगह बना सकते थे, मगर इनको वहां फास्ट ट्रैक किया। मगर जब इनको मौका मिला तो इन्होंने प्रूव किया। उसके अलावा जब ये जो ड्रॉप हुए, देखिए पुरानी सिलेक्शन कमेटी की अगर बात करें तो वहां पे सिलेक्शन इनकी गलती, क्योंकि जब न्यूजीलैंड ये लोग गए थे वहां पे इन्होंने वनडे क्रिकेट नहीं खेली थी, वहां पे T20 और टेस्ट क्रिकेट थी, तो वहां पे इनकी सिलेक्शन गलत थी। तो मोहम्मद वसीम ने जब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी में आए तो उन्होंने ये बात मेंशन की कि ये इनकी जो क्रिकेट है वो 50 ओवर के लिए सूटेबल है, ये रेड बॉल के लिए भी सूटेबल है। तो बिल्कुल वो चीज प्रूव करके, मतलब वसीम ने भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की और अब वो इमाम जो है वो प्रूव कर रहे हैं कि वो इसके फॉर्मेट के लिए, लॉन्गर फॉर्मेट विच इज 50 ओवर वाइट बॉल में वो डिजर्व करते हैं। और जो स्टैट्स आपने बताए तो ये अनबिलीवेबल किस्म के स्टैट्स हैं। तो हमें ऐसे प्लेयर को बजाय क्रिटिसिज्म करने के हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे प्लेयरों को। ठीक है यासिर, अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की इनिंग्स से दोबारा, और क्योंकि फुल स्ट्रेंथ है पहले 2 मैचेस के लिए, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि साउथ अफ्रीका भी एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड में है। पाकिस्तान भी ऑब्वियसली, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप के बाद से छठा ही हम लोग मैच खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो वनडे की टीम है, कॉम्बिनेशन है, वो अभी बनना शुरू होगा, और शायद इतनी जल्दी भी नहीं है क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप बहुत दूर है। यस, क्वालिफिकेशन राउंड है, अब आपको हर सीरीज़ के पॉइंट्स मिलते हैं, इसीलिए वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो हम 1 मैच हारे थे वो भी हमें काफ़ी भारी पड़ा कि हमारे पॉइंट्स वहाँ पे हमने लॉस किए। बट आपकी एनालिसिस क्या है इस सीरीज़ पर? दोनों टीमों की जो स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेसेस या ट्रांजिशन पीरियड, दोनों टीमों के मुतालिक जब अब ये सीरीज़ जब आज पहला मैच खेला जा रहा है, दोनों टीमों पर क्या राय देंगे आप? देखिए पॉजिटिव अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली आपने कहा जिसमें ये पॉइंट्स बड़े काउंट करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, जो सीरीज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड के लिए वो जो बात हो रही है वो तो ठीक है। मगर अगर आप क्रिटिकली अगर आप इस चीज को अगर देखें तो आप उस लेवल की क्रिकेट नहीं कह रहे। आपने इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज देखी है, या ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेल रहा है, न्यूजीलैंड जिस तरह खेल रहा है, टॉप की 4 जो टीमें हैं, आप इनका मुकाबला इस तरह की क्रिकेट खेलने से नहीं करेंगे। आपको बड़ा काम करने की अभी जरूरत है। आपकी जो बॉलर्स हैं सिर्फ वो बॉलिंग की हद तक ठीक है, मगर आप जब उनकी फील्डिंग देखें, 50 ओवर की जो फिटनेस है पिच पे खड़ा होना, आज मैंने देखा हमारे जो बॉलर हैं फील्डिंग पे बाउंड्री पे जब उनसे थ्रो करने की बारी आती है या डाइव करने की बात आती है, बॉल के पीछे भागने की बात आती है, तो उतनी फिजिकल फिटनेस हमारे प्लेयर की नहीं है। मैं क्रिटिकल बात करूंगा, पॉजिटिव अगर आप देखें तो ओवरऑल बड़ा अच्छा खेले, मगर अगर आपने कंपीट करना है वर्ल्ड लेवल पे, जब टॉप 1 या 2 टीम में आना है आपको, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेंगी। जिस तरह आसिफ अली ने जो बाउंड्री पे कैच था वो कैच होना चाहिए था, और तो उन्होंने बड़ी अच्छी अटेम्प्ट की, 6 रन उन्होंने बचाए, मगर उसके साथ साथ अगर आप ये टॉप की टीमें देखते हैं तो इस तरह के कैचेस को, हाफ कैचेस को वो फुल चांसेस बना के वो कैच कर लेते हैं। तो हमें अगर कंपीट करना है तो हमें ये चीजें छोटी छोटी माइनर जो चीजें हैं इन पे काम करना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा यासिर। और अब हम बॉलिंग की अगर बात करें दोबारा, शाहीन शाह अफरीदी, हसनैन और हारिस रऊफ, आपके पास 3 यंग फास्ट बॉलर हैं, जिसमें से शाहीन बहुत ज़्यादा जो है वो अब इस्टेब्लिश हो गए हैं। हसनैन को मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन आज जब मौका मिला एटलीस्ट स्पीड दिखाई, कुछ तंग किया उन्होंने साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को। इस हवाले से मैं आपकी ज़रूर डिटेल राय जानूंगा। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक शामिल, ब्रेक से वापस आकर मजीद पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात करेंगे। स्टे विद अस।
तो पुराम रिप्ले में अगेन खुशामदीद। और यासिर अगर मैं बात करें 273 फॉर 6 साउथ अफ्रीका ने किया, तो 55 पे 4 आउट थे। और हम आपको फॉलो विकेट्स भी आपको साथ साथ दिखा देते हैं। शाहीन ने जिस तरह की शुरू में बॉलिंग की और फिर हसनैन ने भी इवन फिर मतलब ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ ने बड़ा अच्छा उनका साथ दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग पे आप क्या कहेंगे और आप समझते हैं कि ये जो विकेट है आज का जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ओडीआई की 350 300 प्लस तो एक पार स्कोर हो गया, ये 273 बनाए आज, इस विकेट पे टोटल आपके ख्याल में कैसा है? देखिए, कंसिडरिंग जो आपकी आजकल की क्रिकेट हो रही है उसमें अगर 275 स्कोर तो इजीली आप किसी भी टीम को चेज कर लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर जिस तरह का स्टार्ट पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान के बॉलर्स ने, शाहीन ने और हसनैन ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और अर्ली ऑन विकेट्स ली। 54 फॉर 4 के बाद अगर आपको मिडल में, अगर जिस तरह हम इन द पास्ट अगर आप देखें कि हसन अली हमें मिडिल में अच्छी बॉलिंग करके देते थे, विकेट्स लेके देते थे, बल्कि उसके बाद शादाब की अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। शादाब का रीसेंट पास में अगर हम देखें जो उनकी क्रिटिसिज्म भी बड़ा हुआ सिलेक्शन पे, वो इसी वजह से हुआ था कि उनकी रीसेंट फॉर्म जो अच्छी नहीं। अगर उनके लास्ट अपीयरेंसेस पाकिस्तान के लिए देखें, 4 T20 और 1 वनडे, उनकी कोई विकेट नहीं है। उनका जो मैं जो समझता हूँ एज अ क्रिकेटर, मैं ये समझता हूँ कि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बॉलिंग से थोड़ा हट के बैटिंग की तरफ आ गया है। थोड़ा सा उनको अपना, क्योंकि उनकी टीम में जो जगह बनती है एज अ बॉलर बनती है, तो जब वो बॉलिंग में परफॉर्म नहीं करेंगे तो उन पे भी प्रेशर होगा, पाकिस्तान टीम में भी। तो हसनैन की बात आपने पहले भी जैसे हमें से पूछा, तो हसनैन ने बड़ी जबरदस्त नई बॉल से बॉलिंग की है, तो उनको भी ये है कि थोड़ा मिडल में और जब आखिर में पुरानी बॉल से बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा और जिस तरह ये मैचेस खेलेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और ये इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। और यासिर मिडल ओवर्स मुझे याद पड़ता है सईद अजमल, शाहिद आफरीदी और मोहम्मद हफीज़, अगर मुझे याद सही पड़ रहा है कि ये वो हमारे ट्राइका था जो ना सिर्फ T20 में बल्कि वनडे के अंदर भी, स्पेशली अगर आप 2011 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स देखें तो सईद अजमल और शाहिद आफरीदी की फिनोमिनल किस्म का एक बॉलिंग इन टैंडम था। ये मिडल ओवर्स में विकेट्स भी लेते थे, रन्स भी रोकते थे और इसलिए हम बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म भी करते रहे। बहुत अरसा हुआ कि मिडल ओवर्स के अंदर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में भी हमें ये प्रॉब्लम दिखा कि जहां हमारे टॉप ऑर्डर पे हम कहीं विकेट ले लेते थे हरीफ टीम की, मिडल ओवर्स में प्रॉब्लम था। अब इसका सोल्यूशन क्या है? शादाब के पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी कम दिखाई देती है वेरिएशन की वजह से, शायद जायद महमूद हों या कोई ऐसा जेन्युइन लेग स्पिनर या तो फिर लेफ्ट आर्म जैसे कि जफर गौर है जिसके पास स्पिन हो, वेरिएशन हो। नज़र नहीं आता कि शादाब के पास ये एबिलिटी वनडेज के अंदर स्पेशली है। शायद T20 में उनकी बैटिंग और बॉलिंग कंबाइन होकर तो एक ऑलराउंडर के लिए उनकी स्पेस बन जाती है, बट वनडे के T20 में, पर वनडे में आप समझते हैं क्या करना पड़ेगा? इसका फर्स्ट मैच आई विश कि वो अच्छा करें अगले 2 मैचेस में, पर थोड़ी सी लैकिंग दिखाई दे रही है वेरिएशंस की भी। एज अ बॉलर क्या समझते हैं, क्या उनको करने की जरूरत है? देखिए, थोड़ी बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारे जिस तरह हाई क्लास किस्म के हमारे कोचेज हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और पाकिस्तान टीम में, तो इनको एक एक प्लेयर के लिए प्लान करना पड़ेगा। अब देखें जो हमारे डोमेस्टिक 50 ओवर का कंपटीशन हुआ है, तो उसमें हमारे ये प्लेयर्स नहीं खेले थे। तो अब देखें ऑल ऑफ अ सडन आप 4 ओवर की क्रिकेट के बाद आप 50 ओवर में जब आपको 10 ओवर करने पड़ जाए, फील्डिंग आपको 50 ओवर करनी पड़ जाए, तो प्लेयर्स के जो बॉडी है, मसल मेमोरी वो तैयार नहीं होती, तो परफॉर्मेंस तो दूर की बात है। तो हमें थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा किस प्लेयर को हमने किस पोजीशन पे या किस फॉर्मेट में खिलाना है, तो उस हिसाब से उन पे हमें सख्ती करनी पड़ेगी कि उनको फर्स्ट क्लास के, अगर कोई टेस्ट प्लेयर है तो उसको फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी, कोई 50 ओवर का है तो उसको डोमेस्टिक के इवेंट्स टूर्नामेंट्स खेल। जब तक वो बॉलिंग ज्यादा नहीं करेंगे तो उनकी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। हमारे प्लेयर्स में इंप्रूवमेंट ना आने की यही वजह है कि वो शॉर्टर फॉर्मेट पे तवज्जो दे रहे हैं, PSL पे, लीग्स पे तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉलिंग पे जो है बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आदिल रशीद की अगर हम बात करें, मैं इसलिए उनको कंपेयर कर रहा हूं कि अगर आप देखें तो ओडीआई क्रिकेट हो या T20, स्पेशली ओडीआई में वो विराट कोहली को 8-9 मरतब आउट कर चुके हैं। वो एक एक्स फैक्टर बने हुए इंग्लैंड का। इंग्लैंड की लोग बात तो ज़रूर करते हैं जोफ्रा आर्चर की भी, मार्क वुड की, फिर उनकी फ्लैम्बॉयंट किस्म की जो बैटिंग है, बट आई थिंक बड़ा कम क्रेडिट मिलता है यासिर आदिल रशीद को। वो करते क्या है कि वो मिडल ओवर्स के अंदर बाकायदा पैनिक क्रिएट कर देते हैं बैटिंग लाइन्स के अंदर, बड़े बैट्समैनों को आउट करके रन रेट को स्लो डाउन करते हैं। अब हमारे पास आपके ख्याल में, जैसे जाहिद महमूद मेरे पास एक इस वक्त कहते हैं ना, फ्लैश कर रहा हूँ उनका नाम इसलिए कि उन्होंने रिसेंटली T20 में अच्छा डेब्यू किया, फिर फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा खेले हैं। आपके ख्याल में हमारे पास और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि शादाब को अभी हम निकाल के फ़ौरन किसी को लें, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं? एक ऐसा ऑप्शन जो आदिल रशीद की तरह समवन जो कि आके डाउट क्रिएट करे, फिर वो कहते हैं ना प्राइस विकेट, जैसे कि विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, जो बड़ी विकेट्स होती हैं वो हरीफ टीम की हासिल करे, जैसे कि आज डेविड मिलर या अगर हम बात करें वार्नर डिसन खेल रहे थे, लग नहीं रहा था कि हमारे स्पिनर्स या बॉलर्स उनको मिडल ओवर्स में आउट कर पाएंगे। वो बड़ा इजीली उन्होंने वहाँ सिंगल डबल करके मैनेज कर लिया।
देखिए आपने आदिल रशीद की बात की, विराट कोहली की, इन लोगों की बात की, तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें कभी भी इनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी सेटअप में ईसीबी इंग्लैंड के सेटअप में मैं पिछले 15-20 साल से हूँ और मैं यहाँ खेल रहा हूँ और मुझे पता है कि एक एक प्लेयर पे इतनी इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं। अब आदिल रशीद की अगर आपने बात की, आदिल रशीद पिछले कोई 10-12 साल से वो उनके सेटअप में है, काउंटी क्रिकेट, अंडर जूनियर लेवल की क्रिकेट, और ये सारे सेटअप इन मराहल से गुजरा है। मगर हमारे प्लेयर्स को कंपेयर अगर आप इन लोगों से करते हैं, मेरा नहीं ख्याल मेंटली मैं के साथ उठता बैठता हूं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी हम लोगों का मैच ही कोई नहीं है। जितना प्रेशर हमारे प्लेयर्स पे मैनेजमेंट की तरफ, मीडिया की तरफ से होता है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है, इतने प्रेशर में लगा के खेलते हैं तो इनका परफॉर्मेंस भी नहीं होती। फिर उनकी मवाजना जब हम इन लोगों से करते हैं तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आदिल रशीद पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, काउंटी यॉर्कशायर जिस काउंटी से वो खेलते हैं, तो ये हमारे प्लेयर के साथ तो इनका कोई करीब करीब का भी कोई मुकाबला नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इनके प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। हमारे प्लेयर ऑन एंड ऑफ एक मैच में अच्छा करेंगे, 4 में बुरा करेंगे, जिसका इफेक्ट हमारी टीम की परफॉर्मेंस में पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मैंने जैसे पहले भी आपको बात की कि हमारे प्लेयर्स पे ये है कि एक एक प्लेयर का हमें प्लान करना पड़ेगा कि इनको सेपरेट करना पड़ेगा, व्हाइट बॉल का प्लेयर कौन सा है, टेस्ट का कौन सा है, उस हिसाब से उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंटली जो हमारे प्लेयर हैं वो रेडी नहीं है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है हमारे प्लेयर्स का काफी हाई है, वो जो आजकल वो जो 6 टीमों का सेटअप है और फाइनेंशियल चीजों को देखते हुए, तो मवाजना कोई बनता नहीं हमारा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इन जैसी टीमों के साथ। चलें, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया यासिर ने, जो कि खुद इंग्लैंड में बैठे हैं, पाकिस्तान में 700 विकेट लेने वाले वेटरन हैं, पूरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ खेली है, फिर इंग्लैंड में जाके बहुत अच्छी और दुनिया भर में लीग्स T20 क्रिकेट खेली, तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस डिफरेंस को। बट चलें, बहुत अच्छी बात है, अभी भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इमाम और बाबर। आई विश के पाकिस्तान आज का मैच जीते, क्योंकि ये जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में हमारा से छठा मैच है तकरीबन 2 साल में, यहाँ जीत मिलती है तो वनडे टीम की जो हमारी तश्कीलें 9 हैं उसमें हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, लड़कों को थोड़ा सा एतमाद मिलेगा। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इसी मैच पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। तो पाकिस्तान जुल्फिका के दरमियान पहला वनडे 274 रन के ताक़ुब में, पाकिस्तान का स्कोर 155 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तो यासिर, मैंने तो अभी ट्वीट भी किया कि कोई अभी ट्वीट ना करे, कोई जिंक्स ना करे, बट वाह, व्हाट अ ग्रेट डिस्प्ले ऑफ बैटिंग बाय यंग बाबर, अवर कैप्टन, एंड इमामुल हक। और बड़े अरसे बाद कोई हमने बड़ी टीम के खिलाफ इतनी डोमिनेंस किस्म की सेकंड विकेट पार्टनरशिप देखी है। आई थिंक बस अब यही कह सकते हैं माशाल्लाह कि ये चलती रहे अभी। देखिए, बड़ी खुशी होती है देख के इस तरह की परफॉर्मेंस, स्पेशली पाकिस्तान के जो प्लेयर्स करते हैं। और हम जब कंपेयर करते हैं बाबर आजम को विराट कोहली के साथ, तो अभी यही इसी तरह की मैचेस होते हैं, इसी तरह की इनिंग्स होती हैं जो आप खेलते हैं और अपने मुल्क को जिताते हैं, तो आपको फिर कंपेयर किया जाता है। ऑब्वियसली आईसीसी रैंकिंग में इनके दूसरा नंबर है पाकिस्तान, बाबर आजम का बैटिंग में, तो ये इनको फिनिश करना चाहिए। इतना अच्छा मुश्किल टाइम इन्होंने गुजार लिया, अब थोड़ा सा इनको कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ा के दोनों को 100s करने चाहिए और पाकिस्तान की टीम को ये बड़े मार्जिन से मैच जीता, एक अच्छा मैसेज जाएगा ऑपोजिशन को भी कि टीम आई हुई है जीतने के लिए, खेलने के लिए, और बाकी प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा होगा कि वो जो जब मैचेस जीतेंगे, सीरीज जीतेंगे, तो एक अच्छा मैसेज पूरी टीम और पूरे मुल्क के लिए बड़ा अच्छा होगा। ये यहाँ से आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज 11 पाकिस्तान ने उतारी, और दानिश अजीज का डेब्यू है, आसिफ अली जो कि वनडे स्क्वाड में ओरिजिनली नहीं थे, फिर ऑब्वियसली सऊद शकील, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अब चलें इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में उनको खेलता हुआ देखेंगे। बट सरफराज के ऊपर बात हुई थी, फिर हैदर अगर नहीं खेल रहे तो थोड़ा लोगों ने कहा कि आसिफ बड़े लकी रहे हैं कि एक तो स्क्वाड में नहीं थे, लेकिन शायद उनको पोजीशन का फ़ायदा हो गया कि उनकी पोजीशन पे कोई इतना कंपटीशन नहीं था। सरफराज और हैदर के नॉन इंक्लूजन पर आप ही क्या राय है? देखिए, ये जो आसिफ अली जो खेले हैं, इनका यही था कि नंबर, जिसमें आपने बात की 6 नंबर पे आपको ऐसा ही प्लेयर चाहिए कि आपको जब 10-15 ओवर हो आपको बड़ी हिट्स खेलनी हो, तो आसिफ में ये एबिलिटी और क्वालिटी है कि वो ऑल्दो वो सक्सेसफुल इतने नहीं रहे रिसेंट पास में, मगर जब वो पहले खेलते थे तो वो बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। तो इसी वजह से अदरवाइज मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि सरफराज को अगर एज अ कीपर और रिजवान को एज अ बैट्समैन खिलाया जाता तो सरफराज को इन किया जाता, मगर आप एक की तरह के प्लेयर 3, 4, 5, 6 पे नहीं खिला सकते, तो आपको एक पावर हिटर चाहिए जो कि आपको अगर फर्स्ट करो, अगर आपको जब स्ट्राइक रेट या आपने बड़ा स्कोर पोस्ट करना है तो आपके पास एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए। तो आसिफ अली ऐसे बैट्समैन है कि वो कर सकते हैं ऐसे। और जैसा कि हम पहले बात की कि ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान को 2023 का वर्ल्ड कप अगर नज़र में रखना है, इस साल वर्ल्ड T20, वो तो T20 सीरीज़ में जब आएगी तो हम उस पर डिटेल बात करेंगे। बट हाउ इम्पोर्टेंट यासिर के जो हमारा पूल ऑफ प्लेयर है
हमारा जो प्लान है वो बड़ा क्लियर हो। अच्छी बात है कि मोहम्मद वसीम ये समझते हैं कि इमाम वनडे के प्लेयर हैं और फिर वनडे में उनको खिला भी रहे हैं और उन्होंने आज परफॉर्म भी किया। बट आपका ख्याल है कि जीत और हार तो चलें पार्ट ऑफ द गेम है, अल्लाह करे आज का मैच भी जीते हैं, ये सीरीज़ भी जीत जाएँ, बट जो एक मेजर जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो है सिलेक्शन में भी कंसिस्टेंसी, कि तमाम लड़कों को प्रॉपर चांस मिले। आखिर में आपकी क्या राय होगी कि इस सीरीज़ से हम एग्जैक्टली शुरुआत क्या करें और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको फिर हम कंसिस्टेंट लेके चलना शुरू हो जाए सिलेक्शन के मामले में? देखिए, आप मैनेजमेंट की अगर आप बात करें जिसमें कोचिंग स्टाफ आता है, कप्तान आता है, तो हमें ये चाहिए कि बजाय कि हम 11 प्लेयर पे कंसंट्रेशन करें, हमें जिस तरह आपने पूल ऑफ प्लेयर्स की बात की, हमें हमेशा जितने भी 14-15 प्लेयर आपके स्क्वाड का हिस्सा एक होते हैं, फर्स्ट जो आपकी चॉइस होती है, तो उनको सबको मुतवातर चांस देने चाहिए। सरफराज की जिस तरह आपने बात की, तो उनको भी, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन अगर रिजवान इंजर्ड होते हैं तो आपके पास एक प्लेयर रेडी होना चाहिए। सिमिलरली बॉलिंग का भी आपके पास बॉलर तैयार होने चाहिए। अगर शाहीन अफरीदी या कोई लड़का इंजर्ड होता है, जिस तरह फहीम आज लगा कि थोड़ा सा वो इंजरी उनको नजर आई, तो आपके पास बैकअप तैयार होना चाहिए लुकिंग अहेड और लॉन्गर। चलिए कोशिश करते हैं इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम में आपसे जरूर डिटेल बात करेंगे पाकिस्तान की सिलेक्शन प्रॉब्लम पर। लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है पाकिस्तान की इस वनडे सीरीज में, बॉलर्स ने अच्छा किया, बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं। लेट्स होप कि आज का मैच जीते ताकि एक कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान इस आने वाले चैलेंजिंग जो एक क्रिकेट सीजन है उसमें आगे बढ़ सके। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर एक बड़े अच्छे गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो क्रिकेट के बाद बात करते हैं जनाब एडवेंचर स्पोर्ट्स की, साइकिलिंग की, और हमारे पास जो बहुत टैलेंट है इस शोबे में, स्पेशली अगर हम समर खान की बात करें, समवन जिन्होंने एक नई राह दिखाई है बहुत सारे प्लेयर्स को, बहुत मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह। और अगर हम देखें तो मार्शल आर्ट्स हो, माउंटेन बाइकिंग हो, स्नोबोर्डिंग, तमाम ही जो है स्पोर्ट्स उनको खेलती है। समर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है या माउंटेन साइकिलिंग है या आपने जो इसके अलावा जो दीगर चीज़ें की हुई हैं, आइडिया कैसे, चूँकि समवन जो कि ये लड़कियों को अगर हम देखें तो इस खेल में ज़्यादा नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इन तमाम गेम्स के अंदर? मेरा क्योंकि अपना ताल्लुक बीच से है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल, बट या आंसर टू योर क्वेश्चन कि मेरा अपना ताल्लुक बीच से है एंड आई एम फ्रॉम हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस। जी। तो बचपन से हम लोग हाइक वगैरह तो करते रहते थे, लेकिन आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर माउंटेन्स ऑन टू व्हील, क्योंकि अगर हम ऐसे स्पोर्ट्स में देखें एडवेंचर स्पोर्ट्स में, तो हम में सिर्फ यूरोपियन एथलीट्स ही नजर आते हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड आई कुडंट हैव एनीवन टू लुक अप टू कि मैं किसी के फुटस्टेप्स फॉलो करती एडवेंचर स्पोर्ट्स में। हालांकि हमारे पास इतनी अच्छी एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तान में। वी हैव हाईएस्ट पीक्स, ग्लेशियर्स, बहुत डाइवर्स हमारा लैंडस्केप है। बिल्कुल। तो व्हेन आई स्टार्टेड माउंटेन बाइकिंग, मैं चाहती थी कि ये आइडिया, ये स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो, इससे इंस्पायर हो कि हमारी यूथ आए, स्पेशली खवातीन स्पोर्ट्स में आए, और हमारी जैसी कंट्रीज में जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ से एडवेंचर एथलीट्स निकले। ठीक है, जैसे ग्लेशियर की बात की जाए, इस्लामाबाद से खंजराब पास तक -5 डिग्री में, उसके साथ साथ फिर जनूबी अफ्रीका के बुलंदतरीन मकाम माउंट क्ले वगैरह में आपकी सारी साइकिलिंग। तो हम कहना क्या चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी है कि थोड़ा सा टूरिज्म की बात की जाए, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म टुगेदर कैन बी अ एक्सीलेंट आइडिया। सो आप तो वहाँ रहती हैं, कोई चीज़ जो आप प्लेटफॉर्म से आज कहना चाहें कि वो कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर आपने खुद भी जाकर ये सारा कुछ एक्सप्लोर किया है, एंड यू थिंक कि गवर्नमेंट, टूरिज्म या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिलकर इंटरनेशनल हमारे पास कुछ और साइकिलिस्ट आए आपके साथ, वो ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट कैन बी एक्सीलेंट आइडिया। It can be an excellent idea, और एडवेंचर स्पोर्ट्स जितना भी है, it's directly connected with tourism, so it's like adventure tourism, and Pakistan being an adventure tourism country should have adventure tourism athletes, adventure athletes, ताकि वो ये जितनी भी हमारे पास डेस्टिनेशन हम सबको यूटिलाइज करें। अब हम जितने भी पहाड़ों पे देखते हैं ना, हमें रॉक क्लाइंबर्स नजर आते हैं, ना माउंटेन बाइकर्स नजर आते हैं, ना स्नो बोर्डर्स, ना स्कीयर्स, ना राफ्टिंग की हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, पैराग्लाइडिंग की है, फ्री फॉल की है, बंजी जंपिंग की है। और हम स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम करा के, जिसका मैं खुद भी एक हिस्सा रही हूँ कि मैं स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से मैं अमेरिका जैसे, रशिया जैसे, ईस्ट अफ्रीका, इन कंट्रीज में मैं गई हूँ ट्रेनिंग के लिए, मेंटोरशिप के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम्स हम पाकिस्तान में भी करा सकते हैं। वी कैन हैव इंटरनेशनल एथलीट। सबसे ज्यादा जरूरत इस स्पोर्ट्स को फ्लरिश करने के लिए
फाइनेंसिस की तो है, लेकिन वी नीड वो टेक्निकल कोचिंग जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड मीट करने के लिए हमें चाहिए उस लेवल तक। वी नीड इंटरनेशनल कोचिंग, क्योंकि इन स्पोर्ट्स की कोचिंग और ट्रेनिंग बहुत टेक्निकल होती है एंड वी डोंट हैव एनी सच एसोसिएशन फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, इन लास्ट समर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने जैसे कहा कि आपसे पहले कोई ऐसा कोई आपके लिए रोल मॉडल नहीं था, बट आपने ऑब्वियसली शुरू किया, आपकी वीडियोस इस वक्त हमारी स्क्रीन पे चल रही है, सारा कुछ देखकर आपको लगा कि और जो यूथ है, चाहे वो हमारे बच्चियां हों, बच्चे हों, इंटरेस्ट लिया है, हमारा टैलेंट और फिर अगर टैलेंट है तो इसको हमने कैसे इस लेवल तक लेके आना है कि वो बच्चे फिर इसके अंदर खेल भी सकें, इन जगहों पे जाके इन चीज़ों को एक्सप्लोर भी करें। आप फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं? फ्यूचर देखिए, ये जितनी भी स्पोर्ट्स मेरी है ये सारी फर्स्ट वर्ल्ड की, ये सारी वेस्टर्न स्पोर्ट्स हैं, और ये स्पोर्ट्स तभी फ्लरिश करेगी जब आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन एथलीट्स। आई एम रियली थैंकफुल टू टॉप सिटी वन कि उन जैसे नाम और ब्रांड्स दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन एथलीट्स एंड दे कैन इंस्पायर मैनी अदर्स टू इन्वेस्ट ऑन एथलीट्स, क्योंकि एथलीट मैनेजमेंट और एथलीट सपोर्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स में जब तक आप अपने एथलीट्स पे पैसा नहीं लगाएंगे, उन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आखिर में आपने ग्लेशियर पे किया, फिर माउंटेन्स पे आपने बताया साउथ अफ्रीका, रशिया, आपका फ्यूचर एडवेंचर जो आप जिसको टारगेट करिए, क्विकली बताइए। हाँ, मेरा फ्यूचर है इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स हैं लाइक एक्स गेम्स एंड ओलंपिक्स, इसमें एडवेंचर एथलीट्स को लेके जाना पाकिस्तान में फॉर पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत आपका शुक्रिया समर, और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपको, क्योंकि जो चीज़ आपने शुरू की है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे जो एथलीट्स हैं बच्चे आपको देख के इंस्पायर्ड हुए हैं। आई विश के गवर्नमेंट भी ज़रा, जो कि टूरिज्म के ऊपर हम खान साहब भी बात करते हैं, तो समर जैसे जो एथलीट्स हैं उन्हें करके दिखाया, और ये जो एडवेंचर प्लस टूरिज्म दैट कैन बी अ वेरी गुड कॉम्बो। प्रोग्राम देखने का आज शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।